हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक भी बहुत ही बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर वैद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए आप ये चित्र देखिए, ये इसका फिगर है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके थे कि कोई ऐसा निकाय जिस पर बराबर व विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हों तो वह वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे कि ये ए बी, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ देखिए, ये ए बी वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश, बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। हमने किया क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु ओ से इसकी L दूरी इधर मान ली और L दूरी इधर मान ली। कुल मिला के A और B के बीच की दूरी कितनी है? 2l। फिर एक बार समझिए कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसके दोनों सिरों पर समान व विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू उपस्थित होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी, अति अल्प दूरी 2l पर। उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मान लीजिए कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये पेन जो है वैद्युत द्विध्रुव है। तो हमने कल बताया था कि इधर, इसके इधर, ये तो बात कही जाएगी अक्ष पे। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर रहे हैं वो कर रहे हैं निरक्षीय स्थिति पर। ये देखिए, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर ये वैद्युत द्विध्रुव है तो इधर इधर ये अक्ष हो जाएगा, ऊपर नीचे निरक्ष। तो ये देखिए कि माना कोई ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर इसकी निरक्षीय स्थिति में स्थित कोई बिंदु P है, ये जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, और E1 और E2 की परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। स्टूडेंट्स, एक बार फिर समझ लीजिए, थोड़ा सा ये कठिन डेरिवेशन है, लेकिन हम वादा करते हैं आपको ये पूर्णतः आज समझ में आएगा और ऐसा समझ में आएगा कि आप कभी नहीं इसे भूलेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या चीज़ होती है। कई बार बता चुके हैं, एक बार फिर समझिए कि एक ऐसा निकाय जिस पर बराबर व विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं वो कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। ये देखिए, ये वैद्युत द्विध्रुव है। डेरिवेशन हमारा ये है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
हमने क्या माना कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है, और ये वैद्युत द्विध्रुव जिस माध्यम में स्थित है उस माध्यम का स्टूडेंट्स परावैद्युतांक है कैपिटल के। वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से इसकी निरक्ष पर r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। यहाँ पर देखिए, समझने वाली बात यह है कि प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तो इधर है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है। इसका कारण ये है कि वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है। इसलिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इधर है, यानी कि प्लस क्यू आवेश से दूर की तरफ, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस ऋणात्मक आवेश की तरफ है, ये E2। स्टूडेंट्स ये देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु तक की दूरी कितनी है L, और वैद्युत द्विध्रुव से बिंदु P तक की दूरी है R। ये एंगल है थीटा, ये एंगल है 90 डिग्री, अर्थात ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण हो जाएगा। तो ये भुजा जो AP भुजा है वो हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी तरीके से ये भुजा L है, ये वाली भुजा R है, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये भी भुजा हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिएगा, इसमें देखिए सर्किल में हमने आपको किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। यही फार्मूला यहाँ पर प्रयुक्त होगा। देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट्स एक एक स्टेप समझ में आएगा, आज के बाद आप कभी इसको भूल नहीं सकते हैं। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R स्क्वायर होता है। और ये देखिए, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का जब हम वर्ग करेंगे तो बचेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो लीजिए, हमने नहीं लिखा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ठीक,
ओके, न्यूटन प्रति कूलाम। और इसकी दिशा क्या है, ए से पी की ओर। आगे लिख देंगे ए से पी दिशा में। ओके, अब देखिएगा E1 बराबर हो जाएगा आपका 1/4πε0 के Q अपॉन, इसका जब वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, R² प्लस L², और मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, समीकरण नंबर 1। ओके, अब -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे तो एक स्टेप की बचत हो जाएगी, यानी कि E2 बराबर 1/4πε0 के। अब देखिएगा -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये E2, इसकी भी दूरी -Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, √R² प्लस L²। तो ये हो जाएगा Q अपॉन √R² और R² प्लस L² का वर्ग करेंगे तो केवल R² प्लस L² बचेगा। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, P से B की ओर, P से B दिशा में। और समीकरण हम इसको माने ले रहे 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये E1 का मान और E2 का मान एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, परंतु दिशाएं विपरीत हैं। अतः E1 व E2 को वैद्युत द्विध्रुव AB के समांतर और लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि पता चल रहा है कि E1 का मान 1/4πε0 के Q अपॉन R² प्लस L² न्यूटन प्रति कूलाम, और E2 का मान भी 1/4πε0 के Q अपॉन R² प्लस L² न्यूटन प्रति कूलाम है। ये E1 और E2 के दोनों मान एक दूसरे के परस्पर बराबर हैं, परंतु दिशाओं में भिन्न हैं। अतः E1 व E2 को हम वैद्युत द्विध्रुव AB के लंबवत व समांतर घटकों में वियोजित करेंगे। वही हमने यहाँ पर लिखा है कि E1 व E2 के मान बराबर हैं परंतु दिशाएं भिन्न हैं। अतः E1 व E2 को AB के समांतर व लंबवत घटकों में वियोजित करने पर AB के लंबवत घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा बराबर व विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, व AB के समांतर घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, बात समझने की है, ये जो पोर्शन है ये इसको हमने बड़ा करके इस चित्र में लिया है। आप कह सकते हैं कि जूम कर लिया है। ये देखिए, इसमें यहाँ पे ये बिंदु P था, इधर ये E1, ये देखिए P है E1, P है E2, यहाँ भी देखिए ये E2 और ये E। अब इस चित्र में हम देखेंगे इसके लंबवत
और समांतर घटक किस तरीके से हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमको पता है कि ये E2 है, ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। एंगल जिस लाइन पे बना होता है वो आधार होता है और ये हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। आप लोग सोचेंगे कि इसमें क्या बात। इससे देखिए अगर हम लंब बराबर निकालें इससे तो क्या हो जाएगा, कर्ण साइन थीटा होगा। वही देखिए, ये कर्ण क्या है E2 और ये है लंब, और लंब बराबर क्या होता है, कर्ण साइन थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं E2 साइन थीटा, क्योंकि ये E2 ही है। इधर देखिए जरा, ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये आधार होगा, ये लंब, और लंब बराबर हम बता चुके हैं आपको कर्ण साइन थीटा, तो ये E1 साइन थीटा। अगर हम बात इसकी करें तो यहाँ पर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, E1 और E2 के हम मान रख रहे हैं। E1 का मान ये देखिए कितना, ये 1/4πε0 के Q/r² प्लस L²। तो 1/4πε0 के Q/r² प्लस L²। ओके, कॉस थीटा प्लस, अब E2 का मान देखिए, E2 का मान देखिए ये है, ये E2 बराबर 1/4πε0 के Q/r² प्लस L²। 1/4πε0 के Q/r² प्लस L², और ये रहा कॉस थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स कि 1/4πε0 के Q/r² प्लस L² कॉस थीटा उतना ही ये है 1/4πε0 के Q/r² प्लस L² कॉस थीटा। आप ऐसे मान सकते हैं कि एक आम और एक आम कितने हो गए, 2 आम, एक हाथी एक और हाथी, कितने हाथी, 2 हाथी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε0 के Q/r² प्लस L² इंटू, चूंकि 2 गुना हो गया तो हमने ये लिख दिया इंटू 2 कॉस थीटा। अब हम 2 चाहे यहाँ लिख दें या यहाँ लिख दें, वो एक ही बात, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। मात्रक यहाँ भी हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलाम। अब आप इधर आ जाइए,
ये हम लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर ऐसे, और ये देखिए ये E बराबर 1/4πε0 k Q/r² प्लस L² इंटू 2 cos थीटा। चूंकि चित्र से cos थीटा बराबर, देखिए जरा cos थीटा बराबर इसमें, ये देखिए आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि L बटे √r² प्लस L²। तो cos थीटा बराबर L/√r² प्लस L²। ये यहाँ पे cos थीटा की जगह हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 k Q/r² प्लस L² इंटू 2, और cos थीटा की जगह L/√r² प्लस L², और मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए एक आशा की करंट दिखाई दे रही 2QL, इन्हें हम इकट्ठा कर देंगे, तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 k 2QL अपॉन, गौर से देखिएगा ये r² प्लस L² की होल पावर कितनी है? एक पावर कभी लिखी नहीं जाती। यहाँ r² प्लस L² अंडर रूट में है, इसका मतलब क्या है कि r² और L² पर कितनी पावर है? 1/2। इस पर 1 और इसकी ये 1/2, पावर कितनी हो गई? 1.5, यानी कि 3/2। तो r² प्लस L² की होल पावर 3/2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। फिर समझ लीजिए जरा इस बात को, 2QL हमने इकट्ठा करके लिख दिया, ये r² प्लस L² की होल पावर कितनी है? 1। यहाँ पर r² और L² की होल पावर कितनी है? 1/2। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 1 धन 1/2 कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 और 1 3/2, या ये मान लीजिए 1 और आधी 1.5। चूंकि 2QL बराबर P, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम इसे लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε0 k P/r² प्लस L² होल पावर 3/2 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, चूंकि L इज लेस देन R, L छोटा है बहुत छोटा है R से, अतः L² को R² की तुलना में नगण्य
मानने पर स्टूडेंट्स एक बात और सुनिए, अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, यूट्यूब चैनल श्री हरि आज़ाद के नाम से है, उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो हम उस पर डालेंगे वो आपको समय से प्राप्त होते रहेंगे। तो E बराबर 1/4πε0 के P अपॉन, अब इसमें L स्क्वायर को हमने नगण्य मान लिया, तो R स्क्वायर और उस पर पावर 3/2 न्यूटन प्रति कूलाम। फिर समस्या आ गई, R स्क्वायर पे पावर 3/2 को हम कैसे हल करेंगे? R स्क्वायर को का जब हम वर्ग करेंगे, R स्क्वायर पर घात कितनी है? 3/2, तो ये बचेगा R³ तो E बराबर 1/4πε0 के P अपॉन R³ न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखिए, यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात हो तो परावैद्युतांक के बराबर होता है 1। तब ये सूत्र बचेगा E बराबर 1/4πε0 P अपॉन R³ न्यूटन प्रति कूलाम। या हम ये 1/4πε0 का अगर मान रख दें 9.0 × 10⁹ तो ये हो जाएगा E बराबर 9.0 × 10⁹ P अपॉन R³ न्यूटन प्रति कूलाम। इसी के साथ ये हमारा डेरिवेशन समाप्त हुआ। अब आप इसे एक बार पूरा समझ लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक था वो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम निरक्ष अथवा अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं। उसके बाद हमने ये जो लिखा है, ये हमने वही लिखा है जो हम आपको बार बार समझा रहे हैं। चित्र देखिए, चित्र में जो हम समझा रहे हैं वही उधर लिखा है। हेडिंग, ये हेडिंग के बाद आपको ये लिखना है, उसके बाद चित्र बनाना है। चित्र में देखिए AB कोई वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, जिसके A सिरे पर +Q आवेश, B सिरे पर -Q आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसकी निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, और बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। +Q आवेश तथा -Q आवेश दोनों से बिंदु P तक की दूरियां √R² + L² है। अब देखिएगा, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन √R² + L² का होल स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम।
ए से पी की दिशा में। इसका जब वर्क करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि E1 बराबर 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए स्टूडेंट्स, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। चूंकि देखिए E1 और E2 के ये जो दोनों मान हैं ये बराबर हैं परंतु दिशाओं में विपरीत हैं। ये हमने लिख भी दिया है कि E1 व E2 के मान बराबर हैं, दिशाओं में विपरीत हैं। अतः वैद्युत द्विध्रुव AB के समांतर और लंबवत घटकों में वियोजित करने पर जो ये लंबवत घटक E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के बराबर और विपरीत होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और समांतर घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। हमने दोनों की वैल्यू रख दी तो ये दोगुना हो गया क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, यानी कि E बराबर 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 cos थीटा। फिर हमने ये cos थीटा की वैल्यू रख दी। चूंकि cos थीटा बराबर एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देख लीजिए cos थीटा कैसे आ गया। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है एल और कर्ण है ये, तो ये कितना हो जाएगा एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसका हमने यहाँ पे मान रख दिया और ये 2QL को ये इकट्ठा कर दिया और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इकट्ठा किया तो पावर इनकी 3/2 हो जाएगी। 2QL की जगह हमने P रख दिया। उसके बाद चूंकि ये L छोटा है, बहुत छोटा है R से, तो L स्क्वायर को हमने नगण्य मान लिया आर स्क्वायर की तुलना में। तो E बराबर 1/4πε0 के P अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम, ये हमारा सूत्र निकल के आया। यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात हो, माध्यम का मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव जिसमें रखा है, चाहे वो जल में रखा हो, तेल में रखा है, मोम में रखा है, किस में रखा है, तो अगर माध्यम वायु अथवा निर्वात है, वायु में रखा है या निर्वात में रखा है, तो K बराबर होता है 1। तो E बराबर 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। अगर हम इसका मान रख दें तो ये हो जाएगा E बराबर 9.0 × 10⁹ P अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। एक बार इसे आप देख लीजिए। थैंक यू।